नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HK नॉलेज एंड मोर पर। मैं आज जिस टॉपिक को आपके लिए प्रिपेयर किया हूं वो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल के बारे में अगर बात कर रहा हूँ तो आपका ध्यान जरूर इस ओर जा रहा होगा कि उसमें एक फॉर्मेशन करने वाले एक विशिष्ट स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसका नाम होता है ओवरी या अंडाशय। तो मैं आज इस लेक्चर में आपको ओवरी या अंडाशय के ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट के बारे में बात करूँगा। ठीक है, सामान्य इससे पहले के वीडियो में आपने देखे होंगे कि मैंने ओवरी के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था और मैंने कहा था कि ओवरी या अंडाशय के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो ये इस वीडियो में मैं आपको आज क्लियर करने जा रहा हूँ। जिस बिंदु को आपके सामने रख रहा हूँ वो होगा ओवरी, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी मेजरमेंट मैं बताऊंगा। इसमें हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी के बारे में ज़्यादा बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे बार बार कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी हमेशा मिलती रहे। और लाइक करना ना भूलिए अगर वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओवरी, पहले सिंपली कि जान लें कि ओवरी या अंडाशय क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि ओवरी या अंडाशय इन फीमेल बॉडी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्लियर है? मतलब मादा में एक जोड़ी बादाम के आकार के अपेयर ऑफ ओवरी, मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो ओवरी होता है अपेयर, एक पेयर में होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मैंने बताया था कि कैसे किधर किधर साइड राइट और लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। लगभग बादाम के बीच के आकार के होते हैं ये उदर गुहा हमारे जो एब्डोमेन कैविटी है उसके निचले हिस्से में यूट्रस के दोनों तरफ एक एक की संख्या में पाया जाता है। अप एयर बर्थ साइड ऑफ यूट्रस, ठीक है, दोनों तरफ एक एक की संख्या में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किस बीज के समान है? बादाम के बीज के आकृति के हैं। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय इन एवरी ओवरी हमारे एब्डोमेन कैविटी के डॉर्सल सरफेस से जिस संरचना के द्वारा जुड़ा होता है उस संरचना का नाम है मीजोवेरियम। ठीक है, मीजोवेरियम एक ऐसी संरचना है, मीजोवेरियम एक ऐसी संरचना है जिसके द्वारा अंडाशय उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से जुड़ी हुई रहती है, डॉर्सल सरफेस से जुड़ी हुई रहती है एब्डोमेन कैविटी में। ठीक है ना? अब गर्भाशय जो होता है, यूट्रस जो होता है, उसमें ब्रॉड लिगामेंट की पेशी से भी जुड़ा होता है। तो किससे किससे जुड़ा हुआ है ये मीजोवेरियम, जो कि किससे किससे जोड़ता है? मीजोवेरियम एक ऐसी झिल्ली की संरचना है जो उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से और उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से, मतलब डॉर्सल सरफेस से ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ा रहता है ये। ठीक है ना, ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ा रहता है, ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है उदर गुहा में, गर्भाशय में। क्लियर है? इनमें से होकर कई सारे ब्लड वेसल्स ओवरी के अंदर प्रवेश करती है। ये मीजोवेरियम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहाँ से होकर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लड वेसल्स अंदर प्रवेश करती है, अंदर जाती है अंडाशय या ओवरी के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा बात करता हूँ मैं मेजरमेंट के बारे में। तो एक ओवरी या अंडाशय की संरचना पर अगर आप ज़्यादा अच्छे से अवलोकन कर ले तो आपको मिलेगा कि अगर लेंथ की बात करें हम इसमें, ठीक है, तो इसमें इसकी मेज़रमेंट में शेप और साइज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 4 सेंटीमीटर लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर विड्थ चौड़ाई, और मोटाई की अगर बात करते हैं तो अप्रॉक्स 1.5 सेंटीमीटर ये थिकनेस लिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य डिस्क्रिप्शन, सामान्य पोजीशन आपको समझ में आया होगा किस जगह पर है। ये कभी कभी पूछा जा सकता है, पोजीशन आपको पता होना चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ पोजीशन कि जो ओवरी होता है एब्डोमेन कैविटी के डॉर्सल सरफेस से, मीजोवेरियम समझ गए होंगे आप लोग कि उदर गुहा में प्रेजेंट है ना, उदर गुहा के निचले भाग में गर्भाशय के दोनों ओर प्रेजेंट है, आप समझ गए होंगे। तो अंडाशय जो ओवरी है वो एब्डोमेन कैविटी की
डॉर्सल सरफेस से मेसोवेरियम, और यूट्रस में ब्रॉड लिगामेंट मसल से जुड़ा हुआ है। ब्रॉड लिगामेंट ये मसल्स है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है, याद रखिए। ये मेसोवेरियम एक झिल्ली जैसे पतली संरचना है, याद रखेंगे, उससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी की। हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, हिस्टोलॉजी सामान्य आप समझते होंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बायोलॉजी आप लोग पढ़ते हैं। तो हिस्टोलॉजी अंडाशय के चारों तरफ एक कोशिका स्तर, मोटी जर्मिनल लेयर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, काफ़ी थिकनेस वाला जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है, जिसकी कोशिकाएं क्यूबॉइडल होती हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी अर्थात होता है औतिकी, हम आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। तो आंतरिक संरचना में आप लोग को पता होना चाहिए, जो ओवरी होता है वो चारों तरफ से एक मोटी स्तर से घिरी हुई रहती है, जिसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। कौन सा एपिथेलियम? जर्मिनल एपिथेलियम। तो मैं इसका वर्णन आगे डायग्राम बना बना के आपको करते जा रहा हूँ, आप देखते रहिए डायग्राम को, ठीक है। तो इधर बनाते हैं अपन जर्मिनल एपिथेलियम, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर में मिलेगा आपको। मैं पहले इसको ऐसे खींच देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ये लगभग इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, इस प्रकार के, ठीक है। तो ये वाले जो बाहरी स्ट्रक्चर का नाम अभी आपने सुना, इसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। काफ़ी थिकनेस लिया हुआ रहता है, काफ़ी मोटी परत होती है, जनन उपकला उतक के नाम से इसको आप जान सकते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार की संरचना में रहती है। शेप साइज़ ज़्यादा मायने नहीं रखेगा कि आप कैसे बना रहे हैं इसमें, लेकिन कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है। कुछ इस प्रकार का मैंने बना दिया। सबसे बाहरी संरचना का नाम अभी मैंने बताया कि चारों तरफ एक मोटी कोशिका इस तरह से घिरी हुई रहती है, जिसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम मतलब सबसे बाहरी वाले स्तर का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। ये हो गया जर्मिनल एपिथेलियम, क्लियर है। इसकी जो कोशिकाएं होती है क्यूबाइड आकार की होती है, घनाकार होती है। कैसी होती है? क्यूबाइड या घनाकार होती है। अब इसको मैं इसे कवर्ड कर देता हूँ, ये ऐसा, ये हो गया घनाकार, क्लियर है। ये बनाने में आसान हो जाता है ऐसा करने से। ये हो गया क्यूबाइड। आप समझ गए होंगे इसकी सबसे बाहरी संरचना क्यूबॉइड कहलाती है। क्यूबॉइड की आकार की होती है, क्यूबॉइड मतलब घनाकार, नाम है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। काफ़ी मोटी प्रकार के स्ट्रक्चर में ये अरेंज्ड रहती है, ठीक है। अब बात आती है इसके नीचे की जो लेयर है वो दो भागों में कनेक्टिव टिश्यू के रूप में पाई जाती है। सबसे बाहरी भाग कहलाता है कॉर्टेक्स और भीतर का भाग कहलाता है मेडुला। लेकिन ये कॉर्टेक्स और मेडुला यहाँ पर दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो लेयर है ना, इस लेयर के अंदर जो परत होंगी वो दो भागों में बटा होगा, एक कॉर्टेक्स होगा और एक मेडुला होगा। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। दो भागों के बीच में कोई स्पष्ट डाइवर्सन लाइन नहीं होता। डाइवर्सन लाइन नहीं होने के कारण हम लोग यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मेडुला के अंदर ही जो कॉर्टेक्स की बात पाई जा रही है मेडुला, उसके अंदर कई सारे ब्लड वेसल्स बिखरी हुई रहती है। लेकिन कॉर्टेक्स की जो लेयर होती है सबसे ऊपर की तरफ, ठीक है, वो उसमें कोशिकाओं की काफ़ी सारी संख्याएं पाई जाती हैं। गोलाकार सिलिंड्रिकल या सर्कुलर प्रकार की संरचना होती है। उन सारी संरचनाओं को ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। याद रखिए, ओवेरियन फॉलिकल एक ऐसी संरचना है जिससे बाद में ओवम का फॉर्मेशन होता है, ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। तो फॉलिकल तो बहुत सारे मिलेंगे, क्या क्या फॉलिकल मिलेंगे देखते जाइए आप लोग, ठीक है। सेंटर में आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हो गया ब्लड वेसल्स, जैसा अभी चर्चा की कि इसमें कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती है, तो इस प्रकार की ऐसे ब्लड वेसल्स मैं बना दिया। ये हो गया ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हो गया। अब
नाम दे देते हैं इसको, नाम लिख देते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब बाहर की तरफ का कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ की मेडुला, अंदर होता है मेडुला में ब्लड वेसल्स होता है। और छोटे छोटे पुटिकाओं की समान संरचना इसमें ऐसे दिखाई देंगी। इन छोटे छोटे पुटिकाओं की संरचना को हम लोग एक साथ कहेंगे फॉलिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉलिकल कहेंगे। तो फॉलिकल ओविजिरस ट्यूब में पाई जाती है। ये इस प्रकार से ऐसे ट्यूब बना सकते हैं आप इसे, ये ऐसा, ये चारों तरफ से बिखरी हुई पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। ये हो गया फॉलिकल। फर्स्ट फॉलिकल, फॉलिकल मीन्स होता है अंडाशयी पुट्टिका, ओवेरियन फॉलिकल है। ठीक है, जब भी अंडाशय या ओवरी डेवलपमेंट करते रहता है उस समय जो जर्मिनल एपिथेलियल लेयर है वो अंदर की ओर धंस जाती है और फॉलिकल का निर्माण करती है। अंदर की ओर धंस कर किसका निर्माण करती है? फॉलिकल। तो ये जो फॉलिकल है वो यहाँ पर से ऐसा निकली है, मैं ऐसा बना रहा हूँ, ये इस जगह से ये डेवलप हुई है। ठीक है, ये फॉलिकल बना। ठीक है, इस फॉलिकल के बाद में फॉलिकल का बनी, फॉलिकल क्या होगा? पुटिका क्या होगा? ये प्राइमरी प्रकार की होगी, इसलिए इसका नाम पड़ता है यहाँ पर प्राइमरी oocyte कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये प्राइमरी oocyte कहलाएगा। ठीक है, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte, जब बाद में मियोसिस डिवीज़न होता है तो प्राइमरी oocyte से ही न्यू प्रकार के ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल oocyte के रूप में, प्राइमरी फॉलिकल oocyte के रूप में होता है। ये ओवम एंड सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स को दर्शाता है, ओवम एंड सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल को दर्शाता है। ओवम भी है बीच में, ठीक है, और एक सिंगल लेयर फॉलिकल सेल को दर्शाता है। बाद में भी कन्वर्ट हो जाती है, ये इसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ डेवलपमेंट होते जाता है। उसमें डेवलपमेंट होने के कारण अंदर वो ओवम तो बना हुआ रहता है और उसके बाद में वो हो जाती है डबल लेयर हो जाती है। कैसे लेयर हो जाती है? डबल लेयर हो जाती है। ये हो गया फर्स्ट लेयर, ठीक है, और ये हो गया इसका डबल लेयर, ये हो गया डबल लेयर फॉलिकल। अब इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे डबल लेयर्ड फॉलिकल। क्या बोलेंगे इसको? डबल लेयर्ड फॉलिकल बोलेंगे। क्लियर है? ये जो प्राइमरी फॉलिकल था उसी से डेवलपमेंट के बाद में डबल लेयर फॉलिकल का निर्माण होता है। आपको ये जानना चाहिए कि फॉलिकुलर एपिथेलियल की जो कोशिकाएं होती है वो बाह्य स्तर बनाती है, आउटर लेयर बनाती है ओवम का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इन फीमेल बॉडी जन्म से ही, बर्थ से ही उसके शरीर में लगभग 2.5 लाख से 4 लाख तक की फॉलिकल पाई जाती है। और एक संपूर्ण जीवन काल में, एक महिला के संपूर्ण जीवन काल में, स्त्री के संपूर्ण जीवन काल में, फीमेल में लगभग अप्रॉक्स 400 फॉलिकल ही मैच्योर हो पाती है और बाकी सारी जो फॉलिकल होती है वो एक वयस्क अवस्था के बाद, एडल्ट स्टेज के बाद में वो निष्क्रिय होते जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अगर एडल्ट फीमेल के बारे में, तो उसमें 4 डेवलपमेंट या इवोल्यूशनरी स्टेज पाई जाती है, फेजेस पाई जाती है। वो मैं बता देता हूँ क्या क्या स्टेज इसमें पाई जाती है। सबसे पहला आता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल है इसको बोलते हैं हम लोग आदि पुटक बोलते हैं। आदि पुटक का मतलब होता है ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, एक ऐसी एक पुटिका है, एक oocyte है, उसके चारों तरफ से एक पुटिका घेर कर रखी हुई है। प्राथमिक प्रकार की फॉलिकल कहलाती है, प्राइमरी फॉलिकल कहलाती है। ठीक है, इस जो फीमेल होती है वो जब बच्ची रहती है उस दौरान भ्रूणी अवस्था में ही अंडाशय में पाया जाता है, याद रखना, उसकी भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है, लेकिन केवल कुछ ही कोशिका जन्म के बाद दिखाई देती है। इनमें इसमें oocyte कंप्लीटली फॉलिकल सेल से घिरा हुआ नहीं पाया जाएगा। सेकंड इसमें आता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी के पहले जो बात कर रहे थे इसका जर्मिनल एपिथेलियल से बनने के बाद ये प्रीमोर्डियल है, उसके बाद में होता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, ये जो प्राइमरी फॉलिकल होता है ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल से ही डेवलप होता है। ठीक है, मतलब जब एक का फॉर्मेशन होता है तो उसके दूसरे स्टेज को ये दर्शाता है कि भाई हाँ प्रीमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अर्थात आप ये समझ सकते हैं फॉलिकल में oocyte सेल्स
एक स्तर के द्वारा घिरा जाता है, घिरा रहता है, प्राइमरी oocyte या प्राइमरी फॉलिकल कहलाएगा। थर्ड इसमें कंडीशन बनती है वेसिकुलर फॉलिकल। वेसिकुलर फॉलिकल, ये जो वेसिकुलर फॉलिकल है ये भी प्राइमरी फॉलिकल से ही डेवलपमेंट के पश्चात बनती है। ये ओवम फॉर्मेशन की थर्ड स्टेज को दर्शाता है। ठीक है, वेसिकुलर फॉलिकल, इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होती है वो सेल्स डिवाइड होकर चारों तरफ और कई कोशिका की मोटी स्तर बनाती है, जिसको वेसिकुलर फॉलिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेसिकुलर फॉलिकल बोलते हैं। मान लो मैं इसको डबल लेयर को अगर कहूँ कि ये है वेसिकुलर फॉलिकल, तो कोई गलत नहीं होगा। ये वेसिकुलर फॉलिकल का आप एक फॉर्मेशन है, आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। फॉलिकल मैंने समझ में आपको बताया था कि फॉलिकल क्या होता है। कुछ नहीं होता है फॉलिकल, ये एक ओवम होता है। ठीक है, चारों तरफ इसको इस प्रकार से ऐसे घेर कर रखने वाली एक लेयर में कोशिका की संरचना होंगी और इस प्रकार से ऐसे इसकी संरचना ऐसे घेर कर रखे रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फॉलिकल। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे फॉलिकल क्या है। ये हो गया फॉलिकल। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा था वेसिकुलर फॉलिकल के बारे में। प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ अगर और कोशिका की संरचना बन गई, उस साइड के चारों तरफ और मोटी स्तर बन गई, तो ये कहलाता है, ये क्या कहलाएगा? वेसिकुलर फॉलिकल। एंड देन फोर्थ इसमें लास्ट आता है ग्राफियन फॉलिकल। ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये एक फॉर्मेशन की सबसे लास्ट स्टेज होता है। ये लास्ट स्टेज कैसे बनेगा? देखो मैं बता रहा हूँ। ये जो डबल लेयर था, डबल लेयर विकसित हो जाती है बाद में। इस डबल लेयर में ये ओवम है, ओवम के चारों तरफ ये इसके एक सेंटर में एक न्यूक्लियस दिखाई देगा। इसके चारों तरफ इस प्रकार से ऐसे क्या बोलते हैं, ये फॉलिकुलर सेल इसको घेर कर रखेगी। ठीक है, और इस प्रकार की संरचना बनाएगी। देखिए, ये इस प्रकार की संरचना बनाएगी। ठीक है, इस संरचना में आपको ध्यान से देखने पर समझ में आएगा। तो इस प्रकार से नई कोशिकाएं इसको घेर कर रखती है। नई कोशिकाएं घेर कर रखने के साथ यहाँ पर कुछ जगहों पर आपको कुछ इस प्रकार की संरचना भी दिखाई देती है। ये इस प्रकार के, अर्थात उसमें अंदर एक स्पेस बनता हुआ दिखाई देगा। वो स्पेस कहलाता है एंट्रम का। ठीक है, ये इस प्रकार की ऐसे स्पेस बनती है। इसमें क्या बन रही है? ऐसे स्पेस बन रही है, खाली स्पेस बन रही है। इस बनी हुई खाली स्पेस को ही एंट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रम। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिगिनिंग ऑफ एंट्रम फॉर्मेशन। बिगिनिंग ऑफ एंट्रम फॉर्मेशन मतलब एंट्रम उत्पादन यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस दौरान क्या होता है? फॉलिकल अप्रोचिंग मैच्योरिटी, अर्थात जो फॉलिकल होता है पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। फॉलिकल अप्रोचिंग मैच्योरिटी। ठीक है, काफ़ी पूरी तरह से विकसित हो जाता है। मतलब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इस स्टेज की तरफ जा रहे हैं। एक फॉर्मेशन की सबसे लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, जो फॉलिकल होती है वो डेवलपमेंट के दौरान इसमें इसके अंदर क्या बोलते हैं, ओवम सेल पूरी तरह से विकसित हो जाती है, मैच्योर फॉलिकल का निर्माण कर लेती है और अंडाशय से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब इसके बाद की स्टेज का डायग्राम मैं कुछ इस प्रकार से बनाऊं। ठीक है, ये हो गया एक पूरी तरह से परिपक्व ओवम। परिपक्व ओवम के चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है सब फॉलिकल। ये हो गया आपका फॉलिकल। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से बना रहा हूँ। ये जो फॉलिकल है इसके अंदर आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस दौरान क्या होता है? फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, एंट्रम पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बने हुई संरचना को ये जो बड़ी संरचना है यहाँ पर फूली हुई संरचना, ये कहलाएगा ओवम या अंडाणु कहलाएगा। इस दौरान यहाँ पर फॉलिकल पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। ये ग्राफियन फॉलिकल की बात कर रहे हैं ना हम लोग। फॉलिकल मैच्योर्ड हो जाएंगी, पूरी तरह से विकसित हो जाएंगी। विकसित होने के बाद में ये ओवम यहाँ से डिस्चार्ज होने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसके फॉर्मेशन के लिए जो वेसिकुलर फॉलिकल है उसकी जो सेल्स होती है, वेसिकुलर फॉलिकल है उसकी कोशिकाएं पूरी तरह से डिवाइड होती है। डिवाइड होकर उस साइड के चारों तरफ एक स्तर बनाती है। उस साइड मतलब एक ऐसी कोशिका जिससे बाद में ओवम या ओवा का निर्माण होगा। चारों तरफ एक स्तर बनाएगी, एक लेयर बनाएगी। ठीक है, वो जो
फॉलिकल होगा वो आकार में साइज़ में बड़ी हो जाएगी। साइज़ में बड़ी होकर क्या होगा, उसके बीच में एक गुहा बन जाती है, एंट्रम बन जाती है। ये मैंने पहले ही कहा था, ये वाली गुहा एंट्रम है। ठीक है, क्या बन गई, एक गुहा बन गई जिसका नाम है एंट्रम। इसके चारों तरफ जो फॉलिकल है वो लेयर बना लेती है। क्या क्या लेयर बनती है, वो 2 लेयर बनती है, जोना पेलुसिडा, एंट्रम, ओवम के चारों तरफ अंदर भी एक गुहा बन रही है। ठीक है, एंट्रम गुहा, एंट्रम को क्या बोलेंगे हम, गुहा बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें 2 लेयर सेल्स का निर्माण होगा, जोना पेलुसिडा और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं जोना, ये स्ट्रक्चर मैं ओवम की स्ट्रक्चर में बताऊँगा, याद रखेंगे, जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये जो जोना पेलुसिडा होता है ये आउटर लेयर होता है। ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर होता है इसमें जोना ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं, जोना ग्रेन्यूलोसा जोना ग्रेन्यूलोसा बोलते हैं। ये होता है इनर पार्ट में। ठीक है, किसका भाग है, ये जो एंट्रम बना हुआ है उसी के भाग है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है। मैच्योर होने के बाद इसका व्यास इस समय लगभग 10 मिलीमीटर हो जाता है, डायमीटर इसका 10 मिलीमीटर हो जाता है। और अंडाणु का जो व्यास है, ओवम का व्यास है, इस समय ओवम का जो व्यास हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, वो लगभग 100 to 50 माइक्रोन तक हो जाता है, मतलब वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि जो ग्राफियन सेल्स बना यहाँ पर, ग्राफियन मतलब पुटिकी डिम्ब पुटक में जो परिवर्तन हो रहा है, ये धीरे धीरे करके किस ओर आ रही है, परिपक्व होने के बाद अंडाशय की दीवार की तरफ आती है। अंडाशय की दीवार से सटकर फट जाती है। अब धीरे से क्या होता है, ये अंडाशय की दीवार से यहाँ पर बिल्कुल चिपक जाएगी, ऐसा चिपक गई और सटकर फट गई। ठीक है, फटने के बाद क्या होता है, ओवम इस हिस्से से रिलीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है, ओवम रिलीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर ओवम रिलीज़ हो गई। ये जो लिखा हूँ मैं, ये मैं लिख रहा हूँ ऐसा, ओवम रिलीज़ हो गई। ठीक है, ओवम रिलीज़ होने के बाद में ये जो पुटिका थी, यहाँ पर ब्लड भर जाता है, घाव बन जाता है। घाव बनने के बाद यहाँ पर ब्लड बन जाता है, ब्लड भर जाता है। ब्लड भरी हुई इस स्थिति को हम लोग कहते हैं कार्पस हीमोरेजिकम बोलते हैं इसको, कार्पस हीमोरेजिकम बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, अंडाणु यहाँ से बाहर निकल गया, इस दौरान यहाँ पर क्या भर गया, ब्लड भर गया, रक्त का थक्का बन गया यहाँ पर, मतलब ब्लड भर गया। ब्लड भरने वाले फॉलिकल को, इस समय इस पुटिका को जब ब्लड भर गया, उसमें घाव बन गया है, तो उसको बोलते हैं कार्पस हीमोरेजिकम कहते हैं। जल्दी ही वो पुटक की जो रुधिर भरी गुहा है, उसमें जो ग्राफियन सेल्स होती है, जो फॉलिकल सेल्स होती है, वो फिर से भर जाएंगी, और उस समय उस स्थिति को उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम। इसके बाद में क्या होगा, ये फिर से ये जो गुहा है यहाँ पर क्या बोलेंगे, रुधिर ब्लड सेल्स इसमें फिर से भर जाएंगी। ठीक है, और ये रुधिर, बीच वाले रुधिर, ठीक है, और चारों तरफ फॉलिकल फिर पूरी तरह से विकसित हो जाएंगी। जब फॉलिकल पूरी तरह से फिर से ऐसे विकसित हो जाएंगी, अंदर ब्लड क्लॉट है, ये क्या है, ब्लड क्लॉट है। ठीक है, और चारों तरफ फाइब्रिन की संरचना बना लेगी। फाइब्रिन मतलब रेशेदार संरचना बना लेगी। ठीक है, और फिर से इसके चारों तरफ इसको प्रोटेक्टेड लेयर देने के लिए कनेक्टिव टिश्यू इसके चारों तरफ अरेंज हो जाएंगे। कनेक्टिव टिश्यू अरेंज हो जाएंगे। इस स्थिति को, पूरी संरचना को हम लोग कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। एक मिनट ना, ये आ गया आपका कार्पस ल्यूटियम। ये देखिए कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम को फिर से फॉर्मेशन कर लेती है। समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अंडाणु जो ये फॉलिकल था, ये धीरे धीरे करके अंडाशय की दीवार की तरफ आती है, जर्मिनल एपिथेलियम की तरफ आती है, और वहाँ से अंडाणु को रिलीज़ करती है। अंडाणु को रिलीज़ करने के कारण उसकी गुहा में घाव बन जाता है। घाव के पास में ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड जमा
हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। उसको, उस स्थिति को कार्पस हीमोरेजिकम कहते हैं। कार्पस हीमोरेजिकम में फिर से ब्लड भर जाती है गुहा में, चारों तरफ नई सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस स्थिति को हम लोग कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अंडाशय की दीवार की तरफ फॉलिकल का जाना, पुटक का जाना और वहाँ से फटकर अंडाणु का देह गुहा में जाना, इस क्रिया को अंडाणु का अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, याद रखेंगे। मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉलिकल का अंडाशय की दीवार के पास जाना, अंडाणु या ओवम को रिलीज़ करना, ये हो गया ओवम, अंडाणु या ओवम को रिलीज़ करना। ये पूरी प्रक्रिया जिसमें अंडाशय की दीवार की तरफ जाती है, ठीक है, दीवार के पास जाके फट जाती है, अंडाणु देह गुहा में आ जाती है। अंडाणु का अंडाशय से बाहर आना ही ओव्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। ये पता होना चाहिए, कभी कभी पेपर में पूछ देते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया कि कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कैसे हुआ। तो कार्पस ल्यूटियम के बनने तक और इसको प्रोटेक्शन देने तक जो ओव्यूलेशन हुआ रहता है, अर्थात फॉलिकल से जो ग्राफियन फॉलिकल जो बना हुआ रहता है, इन सबका नियंत्रण, फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल जो बना, इन सब का नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनेजिंग हार्मोन, ये इसको रेगुलेट करती है। ये कहाँ से सीक्रेट होती है? पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लैब से ये सीक्रेट होती है और ये पूरा कंट्रोल करती है इस सारी अवस्था को, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, यदि ओव्यूलेशन के बाद ओवम का निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम का काम होता है निषेचन होने के बाद 7th मंथ तक रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम 7th महीने तक रहेगा, 7th मंथ तक रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो कार्पस ल्यूटियम तुरंत विलुप्त हो जाता है। और ये कार्पस ल्यूटियम फिर से कुछ महीनों के अंदर, फिर कुछ महीनों के अंदर, कुछ दिनों में कई हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उसको बोलते हैं गर्भधारण वगैरह की प्रक्रिया है और लैक्टेशन वगैरह की प्रक्रिया है, इन सबको ये संचालित करेगी कार्पस ल्यूटियम, याद रखेंगे, ठीक है। मतलब कार्पस ल्यूटियम का कार्य यही है कि कुछ हार्मोन का नियंत्रण करती है, गर्भधारण को नियंत्रित करेगी, प्रेरित करेगी गर्भधारण को, और लैक्टेशन अर्थात दुग्ध निर्माण को प्रेरित करेगा। क्लियर है? ये कार्पस ल्यूटियम के कार्य है, पेपर में एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है। अब आता है फंक्शंस ऑफ ओवरी, अंडाशय के क्या क्या कार्य हैं, फंक्शंस, ठीक है। कई कार्य तो ऐसे ही समझ में आ जाते हैं। तो कार्य क्या क्या है? काफ़ी सारे कार्य मिलेंगे इसके, ठीक है। कार्य में जाएंगे तो जो ओवम का फॉर्मेशन होता है, अंडाणु का जो फॉर्मेशन होता है, उसमें इसका जो मेन फंक्शंस होता है वो होता है ओवम फॉर्मेशन, सिंपल ओवम फॉर्मेशन, ठीक है, अंडाणु का निर्माण। इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे लिंग हार्मोन्स का उत्पादन करना भी होता है। ये और बताया था मैं इससे पहले, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताया था उसमें, इसमें भी सुन लीजिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, ठीक है। उसके अलावा जो एस्ट्रोजन होता है, इसका काम होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करना, क्या बोलते हैं उसको, फेलोपियन ट्यूब्यूल्स और यूट्रस, वेजाइना की ग्रोथ डेवलपमेंट पर कंट्रोल करना, इसका काम होता है। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करता है ये, उसके चेंजेस और मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है, इस हार्मोन का काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण होता है। क्लियर है? ये फॉलिकल, यहाँ पर फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम फुली फॉर्म बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। फंक्शन मैंने बता दिया आपको, ये फंक्शन क्लियर है। फंक्शन से रिलेटेड सवाल पेपर में पूछा जाता है, स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, तो स्ट्रक्चर आप अपने सुविधानुसार अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। अगर वर्णन करने का आता है तो आप वर्णन भी करेंगे, डिस्क्राइब भी करेंगे। फंक्शन मेन है, फंक्शन अच्छे से तैयार कर लेंगे,
अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज का समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत लगता है कि आपको फ़ायदा हो सकता है कभी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।